इसी मिस्र की सरजमीन पे बहुत ही ताकतवर रूलर्स फेरोज यानी फिरौनों ने हजारों लाखों लोगों पे हुकूमत की। आसमान को छूते आलीशान पिरामिड्स यानी अहरामे मिस्र को ताबीर किया गया। प्रॉफिट मोसेस यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्लैश एक बहुत ही मशहूर फिरौन रामेसीज II के साथ हुआ। इजिप्शियंस अपने किंग्स को गॉड्स का दर्जा देते थे। इजिप्शियन किंग्स को फेरोज यानी फिरौन कहा जाता है। फीमेल फेरो हैशेप्सुट इजिप्ट की पहली फीमेल फेरो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का रामेसेस II कि फिरौन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके काफले का पीछा करते करते पानी तक पहुंचा तो उसी पानी में गर्क हो गया। 18 साल की फीमेल क्वीन क्लियोपेट्रा थी। क्लियोपेट्रा को आज भी उसकी खूबसूरती के लिए याद रखा जाता है। ये एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन थी। व्यूअर्स, मैं हूं कैसर शहजाद और मैं आपको सुना रहा हूं द एक्सटेंसिव स्टोरी ऑफ मैनकाइंड, इंसान की वसी कहानी। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सुना रहा हूं बिग बैंग से लेकर इंसान की 21वीं सदी की तरक्की तक की कहानी। इस वीडियो सीरीज की पिछली एपिसोड में हमने आपको यह बताया कि कैसे इंसानी तारीख की पहली सिविलाइजेशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने जन्म लिया और कैसे इसी सिविलाइजेशन में इंसानी तारीख में पहली बार व्हील की इन्वेंशन हुई और कैसे इसी सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके इंसानी तारीख के पहले मेटल वेपन्स और वेसल्स बनाए गए और कैसे इसी सिविलाइजेशन में इंसान ने पहली राइटिंग और व्हील को इन्वेंट किया। इसी वीडियो सीरीज को जारी रखते हुए आज की एपिसोड में मैं आपको यह बताऊंगा कि इस दुनिया की सबसे हैरानकुन सिविलाइजेशन इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने कैसे जन्म लिया, कैसे इसी मिस्र की सरजमीन पे बहुत ही ताकतवर रूलर्स फेरोज यानी फिरौनों ने हजारों लाखों लोगों पे हुकूमत की और कैसे इसी सिविलाइजेशन के दौरान तकरीबन 2600 बिफोर क्राइस्ट में आसमान को छूते आलीशान पिरामिड्स यानी अहरामे मिस्र को ताबीर किया गया। कैसे इसी सिविलाइजेशन में बहुत ही अजीबोगरीब फॉर्म ऑफ राइटिंग हायरोग्लिफिक्स को इस्तेमाल किया गया और कैसे इसी सिविलाइजेशन में प्रॉफिट मोसेस यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का क्लैश एक बहुत ही मशहूर फिरौन रामेसीज II के साथ हुआ और कैसे आखिरकार ये इंतहाई ताकतवर और मजबूत सिविलाइजेशन तारीख का हिस्सा बन गई। जैसा कि हमने आपको पिछली एपिसोड में बताया कि दुनिया की तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस का जन्म रिवर बैंक्स के करीब हुआ। दुनिया के मशहूर तरीन रिवर्स में एक रिवर नाइल यानी दरियाए नील था। यही वो दरिया था जिसने इजिप्शियन सिविलाइजेशन को अपनी गोद में पाला। मेसोपोटामिया में रिवर टिग्रिस और यूफ्रेटिस की तरह इजिप्ट में रिवर नाइल ने पूरे मिस्र को सैराब किया। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह कि इजिप्ट मेसोपोटामिया से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर था और इंसानी तारीख की इन पहली सिविलाइजेशंस के दरमियान ट्रेड भी शुरू हो चुका था। इस सिलसिले में सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था डंकी। डंकी अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में से एक था। यह अपने दौर का हाई स्पीड इंटरनेट था। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह कि इसी टाइम पीरियड में मॉडर्न डे पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन ने भी जन्म लिया। मेसोपोटामिया और इजिप्ट से निकलने वाले डंकी कैरावान्स पर्शियन गल्फ पे कन्वर्ज होने लगे, जहां से गुड्स को शिप्स के थ्रू इंडस वैली तक पहुंचाया जाता। तो व्यूअर्स, ऐसे तारीख की 3 कदीम तरीन सिविलाइजेशंस के दरमियान ट्रेड होने लगा। ये ट्रेड मॉडर्न ट्रेड की बुनियाद रखेगा। डंकीज ने ना सिर्फ ब्रॉन्ज जैसे मेटल्स को ट्रांसपोर्ट किया बल्कि आइडियाज, स्टोरीज और कल्चर्स को भी ट्रांसपोर्ट किया। और व्यूअर्स, ये दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड्स की बिगिनिंग थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हम रिवर नाइल की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने इजिप्ट को द गिफ्ट ऑफ नाइल का टाइटल दिया। रिवर नाइल के बगैर इजिप्ट पूरे अफ्रीका की तरह एक प्योर डेजर्ट होता। हजारों साल कबल दरिया नील का जन्म सेंट्रल अफ्रीकन माउंटेन्स में हुआ।
और आज भी ये सैकड़ों मील का सफर तय करके आखिरकार मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा बन जाता है। रिवर नाइल में एनुअल फ्लडिंग की वजह से एक फर्टाइल सिल्ट दूर दूर तक फैल जाती। जहां जहां तक ये फर्टाइल सिल्ट पहुंचती वहां तक जमीन को जरखेज कर देती और इसी जरखेज जमीन पे एक लार्ज स्केल पे वेजिटेशन की जाती। इजिप्शियन सिविलाइजेशन तकरीबन 5000 साल पहले रिवर नाइल के किनारे शुरू हुई। रिवर नाइल एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए सिर्फ एक दरिया नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का मरकज था। रिवर नाइल में हर साल एक फ्लड आता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल था। एंशिएंट इजिप्शियंस ने फ्लड्स को फोरकास्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया। इस इंस्ट्रूमेंट को नाइलोमीटर कहा जाता है। रिवर नाइल के किनारे आहिस्ता आहिस्ता विलेजेस डेवलप होते गए और तकरीबन 3100 बिफोर क्राइस्ट तक इजिप्ट यूनाइट होकर एक किंगडम बन चुका था। और व्यूअर्स, इसी यूनाइटेड इजिप्ट के सबसे पहले किंग का नाम था किंग मेनेस, जिसे नार्मर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके साथ ही इजिप्ट में रूलर्स की फर्स्ट डायनेस्टी का आगाज हुआ। इजिप्शियंस अपने किंग्स को गॉड्स का दर्जा देते थे। इजिप्शियन किंग्स को फेरोज यानी फिरौन कहा जाता है। फिरौनों का निजाम हुकूमत बहुत ही स्ट्रांग और ऑर्गेनाइज था। इजिप्शियंस ये समझते थे कि फेरोज उनके देवताओं के नुमाइंदे हैं और उनका हुक्म मानना एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है। इजिप्ट में फेरोज की तकरीबन 31 डायनेस्टीज ने 3000 साल तक हुकूमत की। इस वीडियो में इजिप्शियन सिविलाइजेशन के तमाम फेरोज को डिस्कस करना मुमकिन नहीं। एंशिएंट इजिप्ट के चंद मशहूर फेरोज में शामिल थे नार्मर, पहला रूलर जिसने इजिप्ट को यूनाइट किया, खुफू और खफरा जिन्हें पिरामिड्स को बिल्ड करने के लिए याद रखा जाता है, फीमेल फेरो हैशेप्सू, इजिप्ट की पहली फीमेल फेरो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का रामेसेस II, यंगेस्ट फेरो टूटैनखामन जो कि 18 साल का एक यंग फेरो था, और बहुत ही मशहूर और खूबसूरत फीमेल फेरो क्लियोपेट्रा जिसने रोमन्स को डिफाई किया और बहुत ही मशहूर कमांडर जूलियस सीजर के प्यार में गिरफ्तार हुई। ये तमाम फेरोज अपने दौर के बड़े ही ताकतवर बादशाह थे, लेकिन रिलीजियस हिस्ट्री के मुताबिक हमारे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का फिरौन रामेसेस II है, जिसका डायरेक्ट क्लैश प्रॉफिट मोसेस यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। रामेसेस II मिस्र का सबसे ताकतवर फिरौन था जिसने तकरीबन 66 साल तक इजिप्ट पे हुकूमत की। रामेसेस II ने बनी इसराइल पे बहुत ही जुल्म ढाए और उनको स्लेव्स यानी गुलाम बना के रखा। खुदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को इजिप्ट से निकाल के लैंड ऑफ कनान यानी फिलिस्तीन ले जाएं। इस सारे वाक़े को होली बाइबल में एक्सोडस के नाम से याद रखा जाता है। जब प्रॉफिट मोसेस ने अपनी असा के जरिए पानी पे एक ब्रिज बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन रामेसेस II की गॉड लाइक अथॉरिटी को चैलेंज किया और लोगों को एक खुदा पे ईमान लाने की तबलीग की। कहा जाता है कि फिरौन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके काफले का पीछा करते करते पानी तक पहुंचा तो उसी पानी में गर्क हो गया। रिलीजियस हिस्ट्री के मुताबिक इसी इजिप्ट में माउंट सिनाई पे खुदा बर्निंग बुश के तौर पर हाजिर हुआ और प्रॉफिट मोसेस को मशहूर जमाना 10 कमांडमेंट्स दी। इसी रिलीजियस इवेंट के ऑनर में मशहूर क्रिश्चियन रोमन एम्परर जस्टिनियन I ने 6th सेंचुरी में यहाँ एक मोनेस्ट्री बनाई जिसे आज सेंट कैथरीन्स मोनेस्ट्री कहते हैं। और व्यूअर्स, दूसरी तरफ इसी ताकतवर फिरौन रामेसेस II के लिए 13th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में एक बहुत बड़ा 50,000 स्क्वायर फीट का एक टेंपल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। इस टेंपल में आज भी रामेसेस II के जायंट स्टैचू के फॉलन रिमेन्स मौजूद हैं। ये टेंपल एंशिएंट इजिप्शियंस को ये रिमाइंड कराता था कि रामेसेस II सिर्फ एक फिरौन नहीं बल्कि खुदा भी था। लेकिन व्यूअर्स, बहुत से हिस्टोरियंस प्रॉफिट मोसेस और रामेसेस II के इस वाक़े को झुटलाते हैं क्योंकि हिस्टोरियंस के मुताबिक तारीख में ऐसे कोई फैक्ट्स मौजूद नहीं जो रामेसेस II और उसकी फौज के डूबने की तरफ इशारा करें। साइंटिफिक डिस्कवरीज के मुताबिक रामेसेस II की मौत डूबने से नहीं बल्कि पॉसिबली हार्ट अटैक या आर्थराइटिस से हुई। बहुत से स्कॉलर्स का यह मानना है कि प्रॉफिट मोसेस अलैहिस्सलाम के साथ क्लैश करने वाला फिरौन दरअसल रामेसेस II का बेटा था, क्योंकि मौत के वक्त रामेसेस II की एज 90 इयर्स थी, जो कि उसकी नेचुरल डेथ की तरफ इशारा करती है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस चीज पिरामिड्स हैं। कहा यह जाता है कि एंशिएंट इजिप्ट में तकरीबन 118 पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट किए गए, जिनमें से ज्यादातर वक्त के साथ साथ वेदरिंग की वजह से खंडरात बनते गए।
पिरामिड्स में सबसे फेमस गीजा में मौजूद 3 पिरामिड्स हैं। और दिलचस्प बात यह कि हिस्टोरियंस के मुताबिक पिरामिड्स को भी टूम्स के तौर पर बनाया गया ताकि डेड फेरोज की आफ्टर लाइफ की तैयारी की जा सके। और बीवी राव की किताब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के मुताबिक पिरामिड्स के टॉप स्काई पॉइंटिंग शेप में इसलिए होते थे ताकि उसके रास्ते डेड फेरो आसानी से हेवंस की तरफ चले जाएं। और व्यूअर्स, चूंकि पिरामिड्स बहुत बड़े थे और उनमें बहुत सा ट्रेयर मौजूद होता था, तो अक्सर इस ट्रेयर को एंशिएंट रॉबर्स लूट के ले जाते। रॉबर्स से इस ट्रेयर को बचाने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता, जैसा कि अक्सर पिरामिड्स के पाथवेज को सैंड से छुपा दिया जाता, या फिर लोगों में यह बात आम कर दी जाती कि पिरामिड्स में मौजूद डेड फेरोज कर्स्ड हैं, लिहाजा वहां जाने पे आप किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। इन पिरामिड्स में सबसे फेमस द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 147 मीटर्स है और यह तकरीबन 4000 साल तक दुनिया का हाईएस्ट स्ट्रक्चर रहा। यह बहुत ही हैवी रॉक से बना था और मजमूई तौर पर इसका टोटल वेट तकरीबन 6 मिलियन टन्स बताया जाता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को एक फेरो खुफू से जोड़ा जाता है। इसी निस्बत से इसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। खुफू ने इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर तकरीबन 2560 बिफोर क्राइस्ट में दिया। ये रिवर नाइल के वेस्टर्न बैंक पे मौजूद है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट में मौजूद सबसे बड़ा पिरामिड है और गीजा में ही 2 और पिरामिड्स मौजूद हैं। इनमें सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड का नाम है पिरामिड ऑफ खाफरे। कहा यह जाता है कि खाफरे फेरो खुफू का बेटा था और इन तीनों में सबसे छोटे पिरामिड को पिरामिड ऑफ मेनकौर कहा जाता है। रवायत के मुताबिक मेनकौर फेरो खाफरे का बेटा है, लेकिन व्यूअर्स, कुछ रवायात के मुताबिक खुफू, खाफरे और मेनकौर के दरमियान बाप बेटे का नहीं बल्कि भाई भाई का ताल्लुक है, यानी ये तीनों आपस में भाई थे। और व्यूअर्स, गीजा में ही एक और स्ट्राइकिंग मॉन्यूमेंट द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा भी मौजूद है। ये लाइमस्टोन का एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर है जिसका धड़ एक ह्यूमन का जबकि उसकी बॉडी एक लायन की है। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा को सिंबॉलिकली गीजा में मौजूद 3 पिरामिड्स के गार्डियंस के तौर पर बनाया गया था और एंशिएंट इजिप्शियंस ये समझते थे कि ये स्ट्रक्चर पिरामिड्स को प्रोटेक्ट करता है। और व्यूअर्स, एंशिएंट इजिप्ट में इन मैसिव स्ट्रक्चर्स के अलावा इजिप्ट में छोटे बड़े साइजेस के और बहुत से पिरामिड्स और मॉर्चरी टोम्स कंस्ट्रक्ट किए गए। इजिप्ट का सबसे पहला पिरामिड किंग जोसर ने कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसे जोसर के वजीर इम्होटेप ने डिजाइन किया। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में इम्होटेप को बहुत ही अहमियत हासिल है। इम्होटेप ने आर्किटेक्चर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग में अपनी सर्विसेज दी। इम्होटेप का जिक्र हॉलीवुड की बहुत ही मशहूर मूवी द ममी में भी किया गया है। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अब सोसाइटीज में एक हायरार्की आ चुकी थी, तो अब इजिप्शियन सोसाइटी में भी 3 मेन क्लासेस थी, द एरिस्टोक्रेट्स, द मिडिल क्लास और स्लेव्स। इजिप्शियन सोसाइटी में बेशुमार स्लेव्स मौजूद थे जिनसे फेरोज अपनी मर्जी से काम लेते और फेरोज इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि आम लोगों को भी डिगिंग ऑफ कैनाल्स, बिल्डिंग ऑफ साइट्स और मूविंग ऑफ स्टोन्स जैसे काम पे मजबूर किया जाता। और इजिप्शियंस की एरिस्टोक्रेटिक क्लास के पास लार्ज एस्टेट्स, खूबसूरत हाउसेस, फर्नीचर, ज्वेलरी और लाइनन क्लोथ्स मौजूद थे। ये वो आसाइशें थी जिनसे एक रैंडम इजिप्शियन महरूम था, जबकि स्लेव्स की हालत इंतहाई खस्ता थी। स्लेव्स को मार्केट्स में बेचा जाता और बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में रखा जाता। इसके अलावा इजिप्शियन सोसाइटी में बेहद स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि स्क्राइब्स यानी राइटर्स, स्टोन कटर्स, कारपेंटर्स, मेटल वर्कर्स और पॉटर्स मौजूद थे। और व्यूअर्स, हैरानकुन बात यह कि एंशिएंट इजिप्ट में फीमेल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल थी और इजिप्शियन सोसाइटी में वुमेन बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे काम कर रही थी और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को ओन करती थी। एक फेरो अखनातून ने वुमेन के स्टेटस को बढ़ा दिया और उनको बहुत से राइट्स फराहम किए। यानी सादा अल्फाज में 5000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में रहने वाली फीमेल आज के पाकिस्तान में रहने वाली एक रैंडम फीमेल से ज्यादा अथॉरिटेटिव, फ्री, एजुकेटेड और प्रॉस्परस थी। अर्ली इजिप्शियंस ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करके बेशुमार आर्टिकल्स बनाना सीख लिया था
और वो ज्वेलरी और फर्नीचर बनाने में महारत रखते थे। जब 1922 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने किंग टुटैनखामन के टॉम्ब को डिस्कवर किया तो दुनिया ये जानकर हैरान रह गई कि कैसे एंशिएंट इजिप्शियंस इतनी हैरानकुन और खूबसूरत चीजें बना सकते थे। किंग टुटैनखामन एक बहुत ही यंग फेरो था। उसके टॉम्ब से बहुत सी चीजें इंटैक्ट मिली, जैसा कि उसकी वेल प्रिजर्व ममी एक कॉफिन से मिली जो तकरीबन क्वार्टर थिक गोल्ड से बना था, और इसी टॉम्ब में बेशुमार ज्यूल्ड पोर्ट्रेट्स मौजूद थे। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मेसोपोटामियंस बेस 6 का इस्तेमाल करके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे थे, लेकिन व्यूअर्स, इजिप्शियंस मैथमेटिक्स स्पेशली ज्योमेट्री में बहुत ही एडवांस थे, जिसे वो आर्किटेक्चर जैसा कि मैसिव पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहे थे। पिरामिड्स इजिप्शियंस की मैथमेटिकल परफेक्शन का जीता जागता सबूत है। एंशिएंट इजिप्शियंस एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल को बासानी कैलकुलेट कर लेते थे। ना सिर्फ ये, बल्कि इजिप्शियंस मेडिसिन में भी महारत रखते थे और वो बोन फ्रैक्चर्स और सर्जरी भी परफॉर्म कर रहे थे। और जैसा कि हमने आपको पिछली एपिसोड में बताया कि इजिप्शियंस एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग सिस्टम हायरोग्लिफिक्स इजाद कर चुके थे। ये एक सेक्रेड राइटिंग थी जिसे ऑफिशियल राइटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा था। ये हायरोग्लिफिक्स आज भी टूम्स, मॉन्यूमेंट्स और टेंपल वॉल्स पे हूबहू मौजूद है। मेसोपोटामियंस की तरह इजिप्शियंस भी बहुत ही रिलीजियस थे। इजिप्शियंस अपने फेरो को खुदा समझने के अलावा बेशुमार गॉड्स और गॉडेसेस में बिलीव करते थे। एंशिएंट इजिप्शियंस के सबसे इंपॉर्टेंट खुदाओं में शामिल थे रॉ सन गॉड, हॉरस द स्काई गॉड, ओसिरिस द गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड और उसकी बीवी आइसिस, जो कि वुमेन के आइडिया को रिप्रेजेंट करती थी। एंशिएंट इजिप्शियंस के मुताबिक ये गॉड्स पूरे इजिप्ट को लुक आफ्टर करते थे। हर टाउन और हर सिटी का अपना एक खुदा हुआ करता था, और मेसोपोटामियंस की तरह इजिप्शियंस भी अपने खुदाओं और डेड फेरोज के ऑनर में टेंपल्स बनाते। इन टेंपल्स में सबसे बड़ा टेंपल ऑफ आमुन था। आमुन भी एंशिएंट इजिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड था, जो बाद में सन गॉड यानी रॉ के साथ मर्ज करके एमन रॉ बन गया। इजिप्शियंस ऐसे बेशुमार गॉड्स की पूजा करते जो हाफ एनिमल्स और हाफ ह्यूमंस होते। अर्ली इजिप्शियंस ने एक बुक ऑफ द डेड भी लिखी, जो कि हायरोग्लिफिक्स का इस्तेमाल करके लिखी गई। यह एक बहुत ही दिलचस्प किताब थी। इजिप्शियंस के मुताबिक यह एक डाइंग मैन को एप्रोप्रिएट नॉलेज देती, और सिर्फ इसी नॉलेज के जरिए ही एक सोल आखिरत में खुदा के सवालों का सही जवाब दे सकती है, वरना वो सोल सीधी दोज़ख में जाएगी। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। उनका यह मानना था कि मौत के बाद ह्यूमन सोल्स आफ्टर लाइफ में चली जाती हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ममीफिकेशन की टेक्निक को इजाद किया, जिससे आज तक एंशिएंट फेरोज की ममीज वेल प्रिजर्व्ड हैं। एक डेड बॉडी को ममीफाई करने के लिए उसके तमाम ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता, और फिर उस डेड बॉडी को ड्राई अप करके साल्ट्स का इस्तेमाल करके लाइनन बैंडेजेस से रैप किया जाता, और आखिरकार उस ममी को एक स्टोन या गोल्डन कॉफिन में बंद कर दिया जाता। एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में इतना बिलीव करते थे कि वो डेड फेरोज के लिए मॉर्चरी टूम्स बनाते थे, और इन टूम्स में वो डेड बॉडी के साथ मुख्तलिफ चीजें जैसा कि फूड, ज्वेलरी, क्लोथ्स और हत्ता के फर्नीचर भी दफनाते। उनका यह मानना था कि ये डेड फेरोज इन तमाम चीजों को आफ्टर लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। रेमेसिस II की मौत के बाद इजिप्ट की एम्पायर और ग्लोरी टूट फूट का शिकार हो गई। इसके बाद इजिप्ट पे एसीरियंस, पर्शियंस और अलेक्जेंडर द ग्रेट की क़यादत में ग्रीक्स ने भी हुकूमत की, और अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत के बाद उसके बहुत ही मशहूर जनरल टॉलेमी ने एक बड़े अरसे तक इजिप्ट पे हुकूमत की, और आखिरकार इजिप्ट को रोमन्स ने कॉन्कर किया। इजिप्ट की आखिरी फिरौन एक बहुत ही यंग 18 साल की फीमेल क्वीन क्लियोपेट्रा थी। क्लियोपेट्रा को आज भी उसकी खूबसूरती के लिए याद रखा जाता है। ये एंशिएंट वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन थी। ब्यूटी के अलावा क्लियोपेट्रा को उसकी इंटेलिजेंस और मिलिट्री स्ट्रेटेजी की वजह से भी याद रखा जाता है। वो इतनी बहादुर थी कि उसने इजिप्ट के पीछे अपनी जान दे दी। और व्यूअर्स, दिलचस्प बात यह कि इजिप्ट पे हमले के डर से क्लियोपेट्रा ने तारीख के एक बहुत ही फेमस वॉरियर जूलियस सीजर को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया, और जूलियस सीजर के बाद मार्क एंटनी के साथ भी अपने ताल्लुकात उस्तवार किए।
लेकिन जब 31 बिफोर क्राइस्ट में रोमन नेवी ने ऑगस्टस की क़यादत में इजिप्ट पे हमला किया तो कैप्चर होने के डर से क्लियोपेट्रा ने एक इजिप्शियन स्नेक से डसवा के सुसाइड कर ली। सांप के जहर ने कुछ लम्हों में ही इस खूबसूरत क्वीन की जान ले ली। क्लियोपेट्रा एक रियल वॉरियर थी और वो इतनी डिटरमिन्ड थी कि पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहती थी। लेकिन उसकी मौत के बाद इजिप्ट से फिरौनों का नामो निशान मिट गया और रोमन्स ने पूरी तरह इजिप्ट को अपने कब्जे में ले लिया। क्लियोपेट्रा की मौत के साथ ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन की कहानी भी तमाम हुई। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाद इस दुनिया में बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस, एम्पायर्स, किंग्स और क्वींस आई और बहुत सी नई डिस्कवरीज हुई। इस वीडियो सीरीज की अगली एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बाद तारीख में क्या हुआ और कैसे इस दुनिया के बड़े बड़े रिलीजन्स जैसा कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने पूरी इंसानियत को यूनाइट किया और कैसे हमारी दुनिया तारीख का सफर तय करके मॉडर्न दौर में पहुंच गई। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा अपनी आने वाली अगली एपिसोड्स में। लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब हासिल करने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर अरबों साल पहले छोटे छोटे बैक्टीरिया से हमारी जिंदगी ने कैसे जन्म लिया तो यहां क्लिक करें।